हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू 24/7 स्कूल। मैं हूं आयुषी मैम और हम लोगों ने आप लोगों के साथ आरंभ बैच में आपका एक चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री साथ में कंप्लीट किया था। लेकिन जैसे जैसे आप लोग के एग्जाम्स अब नियर आ रहे हैं, सो वी डिसाइडेड कि हम लोग एक एक चैप्टर को एक एक बार में कंप्लीट करेंगे एंड इन द फॉर्म ऑफ वन शॉट, राइट। सो एक पूरा लेक्चर होगा जिसमें पूरा का पूरा चैप्टर हम लोग कवर करेंगे। उसके बाद फिर उस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। तो ऐसे क्या होगा कि हम लोग को कम टाइम में हम लोग ज्यादा चीजें समझ सकते हैं और टू द पॉइंट समझ सकते हैं। सो सभी बच्चे, जो भी बच्चे मुझे अभी देख रहे हैं, जल्दी से एक बार सेशन को सारे के सारे बच्चे एक बार लाइक करेंगे, शेयर कर देंगे, क्योंकि मैं यहाँ पे आप लोगों का एक चैप्टर जो स्टार्ट करने जा रही हूँ वो है केमिकल काइनेटिक्स। सो वी विल बी कवरिंग दिस कंप्लीट चैप्टर। हर एक बात जो इसके लिए जरूरी है, आपके चाहे सीबीएसई का पेपर है, चाहे आप लोग का सीयूईटी का एग्जाम है, चाहे आपका कोई और एग्जाम है जिसमें ये चैप्टर आएगा, उसका पूरा का पूरा चैप्टर आपका यहाँ से कवर हो जाएगा। एक शॉट में पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। आप लोग इसके नोट्स ले सकते हो ऑन द 24/7 ऐप, वरना मैं आप लोग को सजेस्ट करूंगी कि जो जो चीजें मैं आपको बताने जा रही हूँ आप लोग उसको नोट डाउन करते रहे, ताकि हम लोग अच्छी तरीके से नोट्स भी साथ के साथ बना सके। सो ये बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है आप लोग के लिए। जल्दी से एक बार सारे के सारे बच्चे कनेक्ट कर लेंगे। आप लोग शेयर कर दो सेशन को सभी के साथ। और मैं यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 3 टेक्निकली बोलूं तो मैं, क्योंकि सॉलिड स्टेट वैसे तो आप लोग का हटा दिया है, लेकिन फिर भी सॉलिड स्टेट इंपॉर्टेंट रहता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने, आपने मेरे साथ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कंप्लीट किया है, उसके बाद सोल्यूशन अनुराग सर के साथ कंप्लीट किया, और अब हम दोबारा से मिल रहे हैं जिसमें हम लोग केमिकल काइनेटिक्स को स्टार्ट कर रहे हैं। सो यहाँ पे हम लोग ये चैप्टर आज कंप्लीट कर देंगे, तो आपको एंड तक बने रहना है। सारे के सारे बच्चे पूरा चैप्टर यहाँ पे मेरे साथ देखकर और सीखकर ही जाएंगे, ठीक है बच्चों। जल्दी से एक बार सारे के सारे बच्चे सेशन को शेयर कर दो और लाइक कर दो, और चलो स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर, दैट इज केमिकल काइनेटिक्स। आई होप आप लोगों को केमिकल काइनेटिक्स पसंद आता हो। मुझे तो बहुत पसंद चैप्टर था ये, मतलब इट इज अ वेरी इजी चैप्टर। अभी जो आपका पेपर चल रहा है सीयूटीओ, उसमें भी ना बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से आए और न्यूमेरिकल्स आए। सो मेजरली यहाँ पे आपका न्यूमेरिकल सेक्शंस आते हैं जो आते हैं, बट रिलेटिवली अगर मैं बात करूं तो बहुत सिंपल चैप्टर है। टू द पॉइंट हम रखते हैं इसको, ताकि हम लोग इसको अच्छे से बहुत समझ सके, ठीक है बच्चे। चलिए, सो लेट अस स्टार्ट द चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स। ऑलराइट, सो केमिकल काइनेटिक्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहला सवाल आता है, यार केमिकल काइनेटिक्स होता क्या है। अगर मैं नॉर्मल इंग्लिश की टर्म में बात करूं तो केमिकल मतलब यार कुछ केमिकल रिएक्शन है, और काइनेटिक्स का मतलब ऐसे फिजिक्स में क्या होता है, स्पीड से होता है। स्पीड से होता है, स्पीड का मतलब क्या होता है, रेट होता है। तो कहीं ना कहीं मैं केमिकल की जो केमिकल रिएक्शन है उसकी स्पीड की बात कर रही हूँ, यानी कि मैं उसके रेट की बात कर रही हूँ। रेट किस चीज पर डिपेंडेंट है, और अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन को आप पढ़ते हो, मतलब मैं इन शॉर्ट केमिस्ट्री की बात करूं, केमिस्ट्री में आप जो भी केमिकल रिएक्शन पढ़ते हो उसके बारे में आपको 3 चीजें जाननी बहुत जरूरी होती है ना बच्चों। सबसे पहली चीज पता होनी चाहिए, यार कोई रिएक्शन है तो वो रिएक्शन होगा भी या नहीं होगा। सबसे पहली बात तो यही है ना, रिएक्शन तो हमने बना दिया, पर वो हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, तो उसकी फिजिबिलिटी क्या है, मतलब कि वो होगा या नहीं होगा। कौन बताता है, गिब्स फ्री एनर्जी बताती है। कौन सा चैप्टर बताता है, थर्मोडायनेमिक्स बताता है। तो केमिस्ट्री की शुरुआत अगर मैं बोलूं तो सबसे पहले आती है आपकी थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर से, जो आपने क्लास 11 में पढ़ा है। सो सबसे पहली बात है केमिकल रिएक्शन के बारे में आपको उसकी फिजिबिलिटी पता होना, जो आपको कौन बताता है, थर्मोडायनेमिक्स बताता है कि अगर आपका डेल्टा जी नेगेटिव आता है तभी आप बोलते हो रिएक्शन होगा, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा। अगर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा तभी तो उसकी कहानी हम आगे लेके जाएंगे, राइट। सो सबसे पहले हम लोग फिजिबिलिटी की बात करते हैं। जब हमें पता चल गया कि भाई रिएक्शन हो रहा है, अब फिर हम देखेंगे यार रिएक्शन कहां तक हो रहा है, पूरा हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, रिवर्सिबल तो नहीं है। तो बहुत सारी बात। फिर दूसरा सवाल क्या आता है, यार रिएक्शन कहां तक जाएगा, किस हद तक आगे बढ़ेगा, कितने टाइम तक आगे जाएगा, कितने टाइम में होगा, पूरा होगा, रिएक्टेंट पूरा कंप्लीट जाएगा, प्रोडक्ट बनेगा नहीं बनेगा, कितना प्रोडक्ट बनेगा। सो देन योर सेकंड पिक्चर कम्स कि आपका एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन क्या है, और जो कौन सा चैप्टर आपको बताता है, इक्विलिब्रियम चैप्टर बताता है, राइट। इक्विलिब्रियम चैप्टर आप लोग को ये बात बता देता है, ठीक है। तो भाई मैंने 2 बातें जानी कि यार रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, हो गया है। अब रिएक्शन कहां तक हुआ है ये भी मुझे पता चल गया। अब इसके बाद जब दूसरा और सवाल कंप्लीट हो जाता है तो तीसरा सवाल क्या आता है, यार रिएक्शन हो गया है, रिएक्शन कहीं तक तो हुआ है, क्या स्पीड में रिएक्शन हुआ है। थर्ड चीज आती है आपकी पिक्चर में जो आपको बताती है कि यार रिएक्शन का रेट क्या है, और वो चीज आपको कौन सा चैप्टर बताता है, वो बताता है ये चैप्टर जो हम आज पढ़ेंगे, दैट इज योर केमिकल काइनेटिक्स, राइट। सो अभी मतलब मैंने आपको ये लिंक बताया कि यार केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो ये तीनों चैप्टर एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, राइट। सबसे पहले हमें पता होगा रिएक्शन हो रहा है नहीं हो रहा है, फिर हम जानते हैं यार रिएक्शन कहां तक हो रहा है। जब ये दोनों बातें समझ जाते हैं तो हम तीसरी बात पे आते हैं, यार रिएक्शन की
स्पीड क्या है। तो केमिकल काइनेटिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, पूरे चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं रिएक्शन का रेट, स्पीड का मतलब रेट, रिएक्शन का रेट किस चीज पे डिपेंड करता है, क्या करने से बढ़ता है, क्या करने से कम होता है, और हम लोग कैसे उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये सारी कहानी हम लोग इस चैप्टर में पढ़ते हैं। आई होप आपको समझ में आया है ना। जल्दी से मेरे को येलो हार्ट चैट बॉक्स में डालिए अगर समझ में आया, क्योंकि हम लोग मैक्सिमम एनर्जी के साथ चलेंगे, स्टार्टिंग से लेके चलेंगे, बेसिक से पूरा चैप्टर उठा के ऊपर लेके जाएंगे, और वन शॉट में पूरा चैप्टर आप लोगों को मैं समझाकर ही यहां से जाने वाली हूँ। ठीक है बच्चे, जल्दी से एक बार सारे के सारे बच्चे सेशन को शेयर कर देंगे। ये हमारी शुरुआत होती है बैंग ऑन फॉर योर केमिकल काइनेटिक्स, राइट। लेट अस स्टार्ट द चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स। तो काइनेटिक्स की बात कर दी है मैंने। सो केमिकल काइनेटिक्स में आप एक ही चीज पढ़ते हो, वो होता है रेट ऑफ रिएक्शन। क्या पढ़ते हैं हम लोग, रेट ऑफ रिएक्शन। और सीधा सीधा बात बोलूं मैं तो रेट ऑफ रिएक्शन केवल और केवल दो चीजों पे डिपेंड करता है। ठीक है, सबसे पहले किस पे डिपेंड करता है, आपकी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे। किस पे, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे। ठीक है बात, इस पे डिपेंड। आपका काइनेटिक्स दो पार्ट में ऐसे ही डिवाइडेड है। और दूसरा किस पे डिपेंड करता है बच्चों, टेम्परेचर पे। किस पे करता है, टेम्परेचर पे। तो जो पहला पार्ट है, यानी कि जो आपका पहला पार्ट है, ये आपको कौन बताता है, इसके लिए आप पहला सेक्शन पढ़ते हो, दैट इज योर रेट लॉ, जो हम आगे पढ़ेंगे। और जो दूसरा वाला सेक्शन है टेम्परेचर, इसके लिए आप क्या पढ़ते हो, अर्हेनियस इक्वेशन। तो पूरा का पूरा चैप्टर इन दोनों हिस्सों में ही आपका डिवाइडेड है, और ये दोनों सेक्शन हमें आ गए तो पूरा केमिकल काइनेटिक्स आ गया। तो ये दो मेजर बातें हैं जो हम लोग बच्चों केमिकल काइनेटिक्स के बारे में पढ़ते हैं। नोट्स बनाते जाइए, और ये पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, तो आप टेंशन मत लीजिए। पर मैं बोलूंगी, जो हम चीजें हाथों से लिखते हैं वो हमारे दिमाग में ज्यादा रहती है। तो कोशिश करो जो मैं चीजें यहाँ पे लिख रही हूँ आप लोग कॉपी में लिखते जाए। कोई भी डाउट आता है आप बीच में पूछ सकते हो। ठीक है, ऑलराइट, सो लेट अस मूव अहेड, आगे बढ़ते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन। अब रेट ऑफ रिएक्शन बेसिकली क्या होता है, अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन की बात करूं, सो रेट ऑफ रिएक्शन इज द स्पीड ऑफ रिएक्शन, और द रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी डिफाइंड एज द चेंज इन द कंसंट्रेशन। क्या बोला जाता है इसको, चेंज इन कंसंट्रेशन। तो रेट क्या हो जाता है, रेट की अगर मैं बात करूं, इट इज योर चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। यार कितने टाइम के साथ मेरी कंसंट्रेशन में क्या चेंज निकल के आ रहा है, ये आपको क्या बताता है, उस रिएक्शन का रेट। अब ये रेट रिएक्शन का डिसअपीयरेंस का भी हो सकता है और अपीयरेंस। अब डिसअपीयरेंस अपीयरेंस क्या है, जब रिएक्शन आगे बढ़ रहा है तो भाई रिएक्टेंट्स है वो बन रहे हैं प्रोडक्ट्स में, तो रिएक्टेंट क्या हो रहे हैं, डिसअपेयर हो रहे हैं, और प्रोडक्ट क्या हो रहे हैं, अपीयर हो रहे हैं। सो दो तरीके के रेट सामने है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट्स एंड रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट्स। तो दो तरीके के रेट्स हम बोल सकते हैं। एक तरीके से हमारे होते हैं फॉर चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले मैं रिप्रेजेंट करती हूँ, बहुत आज यहाँ मतलब इस वाले टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एक पेपर में आए। average rate of reaction. What is average rate of reaction? Average rate of reaction depends upon the change in the concentration of reactant or products and the time. देखो बात एक ही है, रेट एक ही है, बस लिखने का तरीका बदल जाता है। रेट को कैसे लिखते हो, एवरेज रेट को। फॉर एग्जाम्पल आपका रिएक्शन है 2A प्लस B गिविंग C प्लस D। तो इसका अगर आपको एवरेज रेट लिखना है तो आप कैसे लिखोगे, चेंज इन कंसंट्रेशन, राइट। फॉर्मूला क्या है रेट का, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। ठीक है, चेंज इन टाइम। अच्छा, जब छोटा सा चेंज आता है तो उसको डेल्टा से रिप्रेजेंट नहीं करते हो। डेल्टा एक्स इज व्हाट, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एक्स। जब बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में उसको डिवाइड कर देते हो, राइट। सो ऐसे ही अगर चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए बताना है मुझे, तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए क्या हो जाएगा, डी ए, और किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, टाइम के रिस्पेक्ट में, राइट। ऑल्सो इसकी जो स्टीशियोमेट्री है याद रखना, वो आ जाएगी यहाँ डिनोमिनेटर में। ऑल्सो ये आपका डिसअपेयर हो रहा है, राइट। डिसअपेयर हो रहा है तो इसके आगे सिंबल लगेगा माइनस का, बराबर। ये किसका रेट है, रेट ऑफ डिसअपेयरेंस ऑफ ए। सिमिलरली बी भी आपका वापस गायब हो रहा है, इसके आगे कुछ भी नहीं है तो इसके आगे कुछ भी नहीं लिखना है, डी बी बाय डी टी, राइट। इसके आगे भी माइनस का क्योंकि ये भी गायब हो रहा है। आगे बढ़ते हैं, अगर मैंने इसके आगे फॉर एग्जांपल 3 लिख दिया, ठीक है, तो C तो आपका प्रोडक्ट है, अपीयर हो रहा है, तो उसको क्या लिखोगे, डी सी बाय डी टी, पॉजिटिव साइन के साथ, राइट। उसके बाद अगर इसके आगे 3 है तो 1/3 डी चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ डी अपॉन डी टी। तो ये आपका एक तरीका है टू राइट योर रेट ऑफ रिएक्शन। ये हमने रेट ऑफ रिएक्शन लिखा है, जहां पे बच्चों ये आपका क्या है, दिस इज योर रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट्स, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट्स है। और ये आपका बच्चों क्या है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ
रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ योर प्रोडक्ट्स है। अब ये बात याद रखना है, ये जो माइनस का साइन है ये केवल एक रिप्रेजेंटेशन है, और ये रिप्रेजेंटेशन किस चीज की है कि यार ये ना मेरी चीजें गायब हो रही है, यानी कि मेरी कंसंट्रेशन कम हो रही है, और अगर कंसंट्रेशन कम होगी तो रेट नेगेटिव आ जाएगा, और रेट कभी भी नेगेटिव नहीं होता, तो इसलिए उसके आगे हम माइनस का साइन लगाते हैं। कोई मैथमेटिकल वैल्यू इसकी रिप्रेजेंट इससे नहीं हो रही होती है, ठीक है। सो इट इज जस्ट अ वे टू रिप्रेजेंट। तो आपको कई बार ऐसे क्वेश्चंस दिए जाएंगे जहां पे आपको रिएक्शन दिया होगा, आपको दिया होगा रेट ऑफ अपीयरेंस आपका इतना है तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस बताओ। तो अगर आप लोगों को फॉर एग्जांपल जैसे ये है, जैसे कि आपको ये है, तो आपको दिया है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी अगर 2 मोल पर मोल सेकेंड इनवर्स, ऐसा मैं बोल दूं, तो यहाँ पे आप लोग का रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सीबी क्या आएगा, तो देखो दोनों बराबर है तो दोनों एक दूसरे के बराबर आ जाएगा। मतलब कुल मिला के आप लोग को रिएक्शन लिखना आना चाहिए, रेट का एक्सप्रेशन लिखना आना चाहिए फॉर एवरेज रेट। क्लियर है? सो ये हमारी मेजर कहानी है। अच्छा, एक रिएक्शन आप लोग मुझे लिख के दिखाइए। अगर मैं आप लोग को बोलूं, यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन आप लोग को पूछती हूँ, अगर जैसे कि आपका रिएक्शन है A प्लस बी गिविंग 2C, ठीक है, उसने बोला कि रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ C किसके बराबर है आपका, 2 मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स, इसके बराबर है। तो बताओ रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ B क्या होगा, बताइए क्या होगा, जल्दी से बता दो चैट बॉक्स में क्या होने वाला है। सभी के सभी जल्दी से आंसर करेंगे, क्या होने वाला है, जल्दी जल्दी जल्दी, एकदम टाइम वेस्ट नहीं करे बिना हम लोग आंसर करेंगे। टू द पॉइंट, बस इक्वेशन लिखो और सॉल्व करो। देखो मैं बताती हूँ कैसे सॉल्व करना है आप लोग को। अगर आप लोग को मैं बात करूं यहाँ पे बच्चों, तो आपको बी और सी की बात कर रहा है, तो बी और सी को लिखो, क्या होगा, माइनस डी बाई डी टी, ठीक है, बराबर किसके होगा, 1/2 DC बाई डी टी, ठीक है। ये सी का रेट है, ये बी का रेट है, उसने आपको ऑलरेडी सी का रेट दिया हुआ है 2, सो दिस इज बराबर टू 2। तो अगर ये पूरा का पूरा 2 के बराबर है, पूरा का पूरा 2 के बराबर है, तो ये किसके बराबर होगा, ये भी इसके बराबर आ जाएगा, डायरेक्टली आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, डायरेक्टली सॉल्व, क्योंकि उसने पूरा का पूरा रेट आपको 2 के बराबर दिया है और ये पूरा का पूरा इसके बराबर है, तो ये भी आंसर इसका यहाँ से 2 मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स निकल कर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अब आप बोलोगे मैम यूनिट मेरे को कैसे पता चली, यूनिट क्या होगी इसकी, तो भाई यूनिट भी बता देता है। तो सबसे पहले अगर मैं यूनिट ऑफ रेट बोलूं, यूनिट ऑफ रेट क्या होती है, रेट बराबर क्या है, कंसंट्रेशन में चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। और अगर मैं बात करूं आपका कंसंट्रेशन क्या होता है, मोल लीटर इनवर्स, मोल पर लीटर, मोल लीटर इनवर्स, और टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड। तो यहां से क्या हो जाएगा, मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स। आपकी यूनिट किसकी आती है, रेट की, किसकी आती है, रेट की। अच्छा, अगर कोई रेट कांस्टेंट, अब रेट कांस्टेंट जानने के लिए मुझे रेट एक्सप्रेशन पहले आना चाहिए, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं। यहां से हमारी बेसिक आई गेस आप लोगों को सभी को समझ में आ रहा है, राइट, कि यार रेट आपको समझ में आ गया, रेट है चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम, ठीक है, किसी के लिए भी निकाल सकते हो, रिएक्टेंट्स के लिए भी, प्रोडक्ट्स के लिए भी। अब ये रेट डिपेंड किस पे करता है, सबसे पहली बात मैंने बताई किस पे डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन पे। तो कंसंट्रेशन पे रेट की डिपेंडेंस कौन बताता है, आपकी रेट लॉ बताती है, क्या बताती है, रेट लॉ बताती है। तो यहां से आपकी पिक्चर में क्या आती है, जैसे मैंने आपको एक और क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, आप लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करोगे और मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करोगे। फॉर अ रिएक्शन, मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, फॉर अ रिएक्शन ए गिविंग बी आपका रिएक्शन है, ए and B as reactant and C giving product, right? So अगर मैं बात करूं यहाँ पे रिएक्शन है A plus B is giving C, ठीक है। सो गिव द एक्सप्रेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन बोथ इन दैट, मतलब आपको केवल क्या लिखना है, रेट का एक्सप्रेशन लिखना है। तो मेरे को जल्दी से आप लोग चैट बॉक्स में बताओ, या फिर आप लोग मेरे को कमेंट्स में इसका बताना आंसर कि यार यहाँ पे रेट एक्सप्रेशन क्या आप लोग का निकल कर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग रेट लॉ पे। ओके, सो रेट एक्सप्रेशन आप पिक्चर में आ जाता है। व्हाट इज रेट एक्सप्रेशन, रेट बताता है क्या, फॉर अ रिएक्शन ए गिविंग बी, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर कंसंट्रेशन ऑफ योर रिएक्टेंट की पावर सम एक्स। एक्स कोई पावर है, हमें पता नहीं वो पावर क्या है, तो जब ये सिंबल हटता है तो रेट बराबर क्या आ जाता है बच्चों, के ए की पावर एक्स, क्या आ जाता है, के ए की पावर एक्स। सो दिस के इज योर रेट कांस्टेंट, दिस के इज योर रेट कांस्टेंट। और जो ये एक्स है, अब यहाँ पे तो एक ही रिएक्टेंट
है, अगर और भी रिएक्टेंट्स होंगे तो उसकी भी कुछ पावर होगी। तो ये जो पावर का सम है ये आपको क्या देता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है, जो हम आगे जाके पढ़ेंगे। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कभी भी जरूरी नहीं है कि स्टीशियोमेट्री के बराबर हो, इस बात को आप लोग बहुत गौर से समझ लेना, अभी आगे और बताया जाएगा, ठीक है। तो यहां से आपको रेट कांस्टेंट मिला, तो रेट कांस्टेंट की यूनिट अगर आपसे कोई पूछेगा तो सभी लोग को पता है यार, के बराबर यहां से क्या हो जाएगा, रेट अपॉन ए, ठीक है, उधर डिवाइड कर लीजिए। तो रेट की मैंने आपको यूनिट क्या बताई थी, मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स, ठीक बात है। अच्छा, कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होगी, मोल लीटर इनवर्स, ठीक है। तो यहां से अब डिपेंड करता है कि आप लोगों का रेट क्या है और आप लोगों का कंसंट्रेशन क्या है, यानी कि हर रेट कांस्टेंट की यूनिट आप लोगों की अलग आने वाली है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने अब इसकी पावर मैंने x ली हुई है। अब हर चीज के लिए आप अलग निकालोगे। रेट कांस्टेंट अगर मैं बोलूं तो आप लोगों के लिए बेटर क्या रहेगा, अगर मैं बोल रही हूँ रेट है आपका a प्लस बी गिविंग c, तो रेट बराबर क्या हो जाता है इसके लिए, k a की पावर बच्चों x और b की पावर y। फाइन। अब मैंने बोला ये जो x प्लस वाई है, जो भी यहां से वैल्यू आ रही है, ये रिएक्शन का ऑर्डर है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर x प्लस वाई आपका 0 है तो रिएक्शन क्या हो जाएगा, 0 ऑर्डर हो जाएगा। और अगर x प्लस वाई आपका 1 है तो x प्लस वाई आपका 1 निकल के आ रहा है तो आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आ जाएगा। तो 0 ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर के लिए आपकी वैल्यूज k की अलग आएंगी, राइट। अगर मैं k की बात कर रही हूं फॉर योर 0 ऑर्डर रिएक्शन, 0 ऑर्डर रिएक्शन का मतलब ये है कि रेट इक्वल्स टू क्या है, k a की पावर 0, और k a की पावर अगर ये 0 है तो यहाँ पे ये k के खाली बराबर होगा, क्योंकि किसी भी चीज की पावर 0 होती है तो 1 हो जाता है, राइट। सो रेट बराबर क्या हो गया, k, और रेट की यूनिट मैंने आप लोगों को क्या बताई थी, मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स। तो यहां से आपकी रेट कांस्टेंट की यूनिट भी आपकी रेट के बराबर आ जाती है। क्वेश्चन यहां से आता है कौन से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए रेट और रेट कांस्टेंट की यूनिट सेम आती है, तो आपके सामने आंसर है फॉर योर 0 ऑर्डर रिएक्शन आपकी रेट और रेट कांस्टेंट की यूनिट बराबर आ जाती हैं। अगर मैं बात कर रही हूँ के फॉर योर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सो आप लोगों को पता है रेट बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर है तो के ए की पावर 1, ठीक है, 1 ही चाहिए मुझे तभी तो फर्स्ट ऑर्डर होगा। तो यहां से रेट बराबर क्या आ गया है, रेट बराबर हो गया है के इंटू ए, और k बराबर क्या हो गया है, रेट अपॉन a। तो जब ये बराबर हो गया तो रेट की यूनिट क्या है, मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स, और कंसंट्रेशन की यूनिट भी क्या होती है, मोल लीटर इनवर्स। मोल से मोल, लीटर से लीटर कट गया तो k की यूनिट केवल क्या आ जाती है, टाइम इनवर्स। तो अगर आपको k की यूनिट टाइम इनवर्स निकल के आ रही है तो वो क्या हो जाता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो जाता है, समझ गए। तो आप लोगों से डायरेक्टली यूनिट्स का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है बच्चों। तो 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपकी यूनिट क्या आ जाएगी, सेम आएगी, बराबर आपकी रेट के मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स, और फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या आएगी, टाइम इनवर्स। अब यहां पर से एक ट्रिक बताना चाहूंगी आप लोग को मैं, अगर आप लोग को ये याद नहीं होता है और आपसे क्वेश्चन आ जाता है कि यार आपको फॉर एग्जांपल कोई भी के की यूनिट दी हुई है, मैंने फॉर एग्जांपल यही दी हुई है, राइट, मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स, आपको यूनिट दी हुई है, उससे पूछा है कि आपसे ऑर्डर क्या होगा, तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को लीटर की जो पावर है, दैट इज -1, इसमें बस 1 ऐड कर दो और जो रिजल्टेंट आया 0 वही आपका देखो ऑर्डर आ जाएगा। देखो 0 ऑर्डर का ही होता है, 0 ही आ गया। अब यहाँ पे अगर मैं देखूं, अगर k की यूनिट टाइम इनवर्स है तो यहाँ पे इसका मतलब है लीटर की यूनिट क्या है, 0 है, 0 है तभी तो 1 है। तो 0 में अगर मैं 1 ऐड कर दूं तो आंसर क्या आएगा, 1। तो आपको यहां से भी देखो फॉर्मूला निकल के आ जाता है कि यहाँ पे ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की यूनिट है, समझ गए। तो अगर आप लोगों को रेट कांस्टेंट की यूनिट पूछी है, दी हुई है, और पूछा कौन से ऑर्डर का रिएक्शन है, तो लीटर की पावर में जो भी नंबर है उसमें +1 कर दो, जो आंसर आएगा वो ऑर्डर आपका उस रिएक्शन का हो जाएगा, समझ गए। तो ये एक छोटी सी हिंट है जिसको आप लोग याद रख सकते हो। तो अभी तक हम लोगों ने समझा यार रेट एक्सप्रेशन क्या है और रेट कांस्टेंट की यूनिट्स क्या है, ठीक है बच्चों। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अच्छा, क्या पावर जो रेट लॉ में थी, जो मैंने रेट बराबर लिखा है, रेट बराबर के a की पावर 1 फॉर एग्जाम्पल और b की पावर 2। अच्छा, एक रिएक्शन है 2a, या फिर मैं लिखती हूँ a + 2b गिविंग c, ये रिएक्शन है और इसका मैंने रेट एक्सप्रेशन ये लिखा। तो ये जो 1 और 2 है, क्या ये हमेशा स्टीशियोमेट्री, जैसे इसके आगे स्टीशियोमेट्री 1 है, सो a की पावर 1 b की पावर 2, तो क्या ये हमेशा स्टीशियोमेट्री के बराबर होती है बच्चों? जल्दी से चैट बॉक्स में क्या ये बराबर होती है हमेशा? जल्दी से सारे के सारे बच्चे बताएंगे क्या ये कभी बराबर होती है। देखो, यस बच्चों देखो,
सिंपल सी बात याद रखो, ये कभी बराबर हो भी सकती है और कभी कभी बराबर नहीं भी हो सकती है, ठीक है। सो इट इज बेस्ड ऑन अ एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। हम एक्सपेरिमेंट करते हैं रिएक्शन का, और अलग अलग टाइम पे जब रिएक्शन का एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हम देखते हैं कि कंसंट्रेशन बढ़ाने से या कम करने से रेट पे क्या असर हो रहा है। उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि वो उस रिएक्शन में उस कंसंट्रेशन का क्या ऑर्डर होने वाला है। सो दिस इज योर एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। आप लोग देख के नहीं बता सकते हो रिएक्शन को कि ऑर्डर क्या होने वाला है, एक्सपेरिमेंटली आप लोग उसको डिराइव करोगे। सो कभी भी जो आपकी बात है, जो ये बात लिखी है, ये बात नहीं होती है। कंक्लूजन याद रखना, यहां से क्या होगा, रेट लॉ फॉर एनी रिएक्शन कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड बाय मेयरली लुकिंग। हम केवल देख के नहीं बता सकते कि यार उसकी पावर में क्या आने वाला है, राइट। हमारे को ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करना पड़ता है कि रिएक्शन में जो रिएक्टेंट की पावर है वो क्या जाएगी, और वो जरूरी नहीं है वो स्टीशियोमेट्री के बराबर, कभी कभी कोइंसिडेंटली बराबर हो सकती है, बट दैट डज नॉट मीन कि वो उसकी स्टीशियोमेट्री के बराबर है, राइट। इट इज जस्ट अ एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो हम एक्सपेरिमेंट करके ही डिफाइन कर सकते हैं। सो दिस इज व्हाट योर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज, एंड लेट अस टॉक मोर अबाउट योर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सो व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बच्चों? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मैंने आपको डेफिनेशन ऑलरेडी बताई है, क्या कि द सम ऑफ पावर ऑफ द कंसंट्रेशन, जो कंसंट्रेशन है उसकी जो पावर है उनका सम अगर आप करते हो तो वो आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देता है, राइट। वो आपको क्या देता है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। दिस इज योर डेफिनेशन, राइट। अगर आपको अपना पेपर में जब डेफिनेशन लिखनी होगी तो आप ये वाली डेफिनेशन डालोगे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, सम ऑफ द पावर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज कॉल्ड योर ऑर्डर ऑफ योर केमिकल रिएक्शन। क्लियर है बच्चों? ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भाई बहुत सारी बातें हैं यार, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या क्या हो सकता है, क्या क्या हो सकता है? चलो जल्दी से बताओ, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो सकता है? 0, 1, -1, -1.5, बताइए क्या क्या हो सकता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? जल्दी से चैट बॉक्स में बोलो बोलो बोलो। ऑल राइट, सो सभी लोगों को पता है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या क्या हो सकता है। जरा देख लो यार, परेशान क्या हो रहे हो? देखो याद रखो, 0 हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है भाई, हो सकता है। 1 हो सकता है, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अच्छा और कुछ भी हो सकता है? 2 हो भी सकता है, 2 भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है नहीं हो सकता है। अच्छा क्या 3? बिल्कुल हो सकता है, 3 भी हो सकता है। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन भी होते हैं भाई पेपर में, और कोई फ्रैक्शन ये भी हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ये सब कुछ हो सकता है, राइट। ऑल्सो 0। अच्छा अब एक बात समझो, आपके पेपर में, आपके सिलेबस में केवल 0 और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। आपको इसके आगे नहीं जाना, आपको पेपर में नहीं पूछा जाएगा। आपको 0 और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में सब पता होना चाहिए। हर पेपर में क्वेश्चन आता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से, उसको तो बहुत अच्छे से समझ लेना है, ठीक है। हम लोग समझ के जाएंगे। ऑलराइट, सो 0 ऑर्डर रिएक्शन क्या मतलब है? 0 ऑर्डर रिएक्शन का मतलब क्या है? अभी मैंने बताया था 0 ऑर्डर रिएक्शन का मतलब क्या है, क्या रेट बराबर क्या है, के ए की पावर 0 है कि नहीं, ए की पावर 0 हो जाएगी, ठीक है। तो अगर के ए की पावर 0 है तो भाई ए तो बचा ही नहीं, तो रेट बराबर क्या हो गया, के। तो इससे आपको क्या समझ में आ रहा है कि योर रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ योर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कहीं पे भी आपके रेट में आपकी कंसंट्रेशन नहीं आती, तो कंसंट्रेशन पे कुछ भी कर लो, रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला फॉर योर 0 ऑर्डर रिएक्शन। समझ गए? तो ये स्टेटमेंट पूछी जाती है कौन से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए आपका रेट ऑफ रिएक्शन इंडिपेंडेंट होता है कंसंट्रेशन के, फॉर योर 0 ऑर्डर रिएक्शन। समझ गए सारे के सारे बच्चे? बोलो क्लियर? राइट, मजा आ रहा है ना? देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अगर आप लॉजिक से समझ जाओगे आपको कभी जिंदगी में दिक्कत नहीं आने वाली इस चैप्टर में। बहुत मेरा तो फेवरेट है, मेरे फेवरेट 2 चैप्टर है, इलेक्ट्रो और काइनेटिक्स। इलेक्ट्रो हमने कर लिया है, अब काइनेटिक्स कर रहे हैं, और इसके बाद फिर आती है सबसे इंटरेस्टिंग चीज, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें हम लोग एकदम आग लगाने वाले हैं। सो चिंता मत करो, बस तसल्ली से पढ़ते जाओ जो पढ़ाया जा रहा है, और आप लोग का पेपर तो सॉलिड जाएगी, है ना, क्योंकि हम सॉलिड है तो पेपर तो सॉलिड जाएगी, ठीक है। चलो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की आगे बात करते हैं। तो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है बच्चों। अच्छा फिर एक कंसेप्ट आ जाता है मॉलिक्यूलैरिटी का, ठीक है। मैम क्या दोनों अलग होते हैं, आप ऐसा पूछना चाहोगे? सो क्या ये अलग होता है बच्चों? देखो कहने में देखने में लोगों को लगता है अलग नहीं है, पर बहुत अलग होता है, ठीक है। मॉलिक्यूलैरिटी क्या होता है? ये बताता है कि कितने रिएक्टेंट्स आपके रिएक्शन में है। जो मैंने वो स्टीशियोमेट्री आपको बोला था ना, जो ऑर्डर नहीं होता, वो मॉलिक्यूलैरिटी होता है, ठीक है। कितने दो मोल्स रिएक्ट कर रहे हैं तो 2, उसकी क्या है? मॉलिक्यूलैरिटी। अब यहाँ पे भी एक पेज आता है, पेज क्या आता है कि यार
3 से कम अगर रिएक्टेंट्स है तभी आप उसकी मॉलिक्यूलरिटी निकाल सकते हो। तो कंसेप्ट आता है यहाँ पे सिंपल और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का। चलो देखते हैं इसको भी क्या है ये कहानी। तो अगर इसकी डेफिनेशन की बात की जाए, एक सेकेंड, अगर बच्चों इसकी डेफिनेशन की बात की जाए, सो व्हाट इज मॉलिक्यूलरिटी? इट इज द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज, कितने रिएक्टिंग स्पीशीज है, एटम्स है, आयंस है जो किसी एलिमेंट्री रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जो आप भाई रिएक्शन कैसे होता है अकॉर्डिंग टू आगे कोलिजन थ्योरी पढ़ेंगे, जब दो मॉलिक्यूल्स आपस में टकराएंगे तो एक नया मॉलिक्यूल निकलेगा, है ना। तो कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग, या मैं बोलूंगी जब दो मॉलिक्यूल्स कोलाइड करेंगे तो कोलिजन तब हो पाते हैं जब दो मॉलिक्यूल्स है, राइट। अगर 3 4 5 अगर सो 10 मॉलिक्यूल्स है, अब 10 मॉलिक्यूल्स को आप कैसे कंट्रोल कर सकते हो कि भाई देखो इसी डायरेक्शन में अटैक करना है तो इधर से जाके ही टकराएगा? नहीं कर सकते 10 मॉलिक्यूल्स को। तो कम मॉलिक्यूल्स होते हैं तो हम उसका रिएक्शन इजीली करवा पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक वर्ड आता है ये एलिमेंट्री रिएक्शन। आप बोलोगे मैम ये तो आपने बताया नहीं था यार, ये क्या होता है? तो फिर मैं बोलूंगी बच्चों बताएंगे बताएंगे बताएंगे, सब्र करो, यहीं पे हम गए थोड़े ना, है ना। So, which must collide simultaneously in order to bring out a chemical reaction is called molecularity, right? So, basically डेफिनेशन ये है कि अभी वो वर्ड मैंने अभी बताया नहीं हो, बताने वाली हूँ। एलिमेंट्री रिएक्शन है, सपोज करो एक रिएक्शन है एलिमेंट्री, क्या होता है बताने वाली हूँ। एक एलिमेंट्री रिएक्शन में जितने भी मॉलिक्यूल्स आपस में टकरा रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं, उस नंबर को बोला जाता है मॉलिक्यूलरिटी, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, चिंता नहीं, परेशानी नहीं करनी है ना। चलो तो समझ में आ रहा है ना, इतना कोई दिक्कत तो नहीं आता, परेशानी कोई, दिल पे दर्द वर्द? चैट बॉक्स में आज मेरे पास वो नहीं है, मैं बोलती हूँ कुछ पांडाज आते हैं, वो बच्चे ऐसे बोलते हैं आपस में, यस मैम, यस आयशा, ऐसा कुछ करके कि यार तुम कुछ चलता रहता है, मतलब कुछ तो होता है, बट बस है नहीं आज, है ना खास, बट अच्छी बात है, नहीं है, बहुत डिस्ट्रैक्ट होते हैं भाई बहुत। पर इवेंचुअली जब बहुत सारा पढ़ लेते हैं तो थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए चाहिए होता है ना, तो वो भी जरूरी है ना। बट कोई बात नहीं, अभी तो पेपर, देखो मैं तो बोलती हूँ पढ़ो और आराम से पढ़ो, आराम से पढ़ते टाइम पढ़ाई करो, बातों के टाइम बातें करो, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए तो बढ़े आगे। ऑलराइट, सो लेट अस मूव अहेड। तो आपके आते हैं फिर कंसेप्ट एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का। किसका आता है? एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का, ठीक है। सो व्हाट इज एलिमेंट्री रिएक्शन? जरा मैं एक बार अब आपको बताना चाहूंगी, जो वर्ड आया है एलिमेंट्री में, व्हाट इज एलिमेंट्री। सो व्हाट इज एलिमेंट्री रिएक्शन? एलिमेंट्री रिएक्शन वो है जहां पर आपकी नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज क्या होती है बच्चों? स्पीशीज आपकी क्या होती हैं? लेस देन 1। क्या होती है? लेस देन 3। 3 से कम अगर रिएक्टिंग स्पीशीज है तो उसको एलिमेंट्री रिएक्शन बोला जाता है। और ये रिएक्शन होता है सिंगल स्टेप में, एक स्टेप में हो जाता है, एक स्टेप में होके खत्म हो जाता है। और इसमें अब अगर 2 मॉलिक्यूल्स रिएक्ट कर रहे हैं तो मॉलिक्यूलरिटी 2 होगी, 3 है तो 3 हो जाएगी। वैसे तो 3 से कम ही रहती है, क्योंकि जैसे जैसे 3 से ज्यादा रिएक्टिंग स्पीशीज होती जाती है आपका रिएक्शन की प्रोबेबिलिटी कम होती जाती है एक स्टेप में होने की। तो 3 से कम अगर रिएक्टिंग स्पीशीज है तो उसको एलिमेंट्री रिएक्शन बोला जाएगा। और एलिमेंट्री रिएक्शन सिंगल स्टेप में होता है। इस एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए आप क्या क्या निकाल सकते हो, ये सवाल पूछा जाता है। तो ऑर्डर तो निकाल सकते हो, ऑब्वियसली वो तो देख के बता दोगे जो आपको रेट एक्सप्रेशन में मिलेगा, और इसकी मॉलिक्यूलरिटी भी आप निकाल दोगे, ठीक है। इसकी मॉलिक्यूलरिटी भी आप लोग निकाल दोगे। फिर आपका दूसरा केस आता है, दैट इज योर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। व्हाट इज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन? अब यहां पे क्या होगी? नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज क्या हो जाएंगी? नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज आपकी ग्रेटर देन 3। तो जैसे ही मेरी नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज ज्यादा होने लगेंगी तो भाई वो सिंपल से चला जाएगा आपका कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में। अब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कैसे होगा भाई? एक स्टेप में नहीं होगा, फिर ये किस में होगा? मल्टीपल स्टेप्स में होगा। किस में होगा? मल्टीपल। ए कन्वर्ट हो रहा है बी में, बी कन्वर्ट हो रहा है सी में, और फिर सी कन्वर्ट होकर दे रहा है डी, जो आपको फाइनल प्रोडक्ट चाहिए। सो आपको ये किस में होगा? मल्टीपल स्टेप्स में होगा। अब मल्टीपल स्टेप्स में आपका एक स्टेप होगा जो कि होगा स्लोएस्ट स्टेप, जिसकी स्पीड होगी सबसे कम। और जो ये स्लोएस्ट स्टेप होगा बच्चों, इसको क्या बोला जाता है आप लोग का? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। क्या बोला जाता है बच्चों? इसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोला जाता है। और सबसे बड़ी बात, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का आप ऑर्डर तो निकाल सकते हो, लेकिन आप इसकी मॉलिक्यूलरिटी नहीं निकाल सकते हो, क्योंकि इसमें आपके सिंगल स्टेप में रिएक्शन, तो वो डेफिनेशन याद है, डेफिनेशन में क्या लिखा था? फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन। तो मॉलिक्यूलरिटी केवल और केवल एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए निकलती है, कॉम्प्लेक्स के लिए नहीं निकल सकती है। कॉम्प्लेक्स का ऑर्डर
ऑर्डर कैसे निकलता है, तो भाई ये जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, जो स्लोएस्ट स्टेप है, जो इसका ऑर्डर निकल के आएगा इस वाले स्टेप का, वो आपके ओवरऑल रिएक्शन का ऑर्डर होगा। किसका होगा? ओवरऑल रिएक्शन का, वो आप लोग का ऑर्डर निकल कर आ जाएगा। समझ गए बच्चों? तो क्या क्या बातें आपको याद रखनी है, गौर फरमाने वाली बातें क्या है? एलिमेंट्री रिएक्शन की मॉलिक्यूलैरिटी ऑर्डर दोनों निकाल सकते हो, एक स्टेप में होता है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप में होता है। जो स्लोएस्ट स्टेप होता है वो उसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, वो उसका ऑर्डर बताता है, और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मॉलिक्यूलैरिटी नहीं निकल सकती है। बहुत बार आपके डिफरेंशिएट पूछे जाते हैं कॉम्प्लेक्स और एलिमेंट्री रिएक्शन में, मॉलिक्यूलैरिटी और ऑर्डर में। मॉलिक्यूलैरिटी के बारे में एक बात और याद रखना, मॉलिक्यूलैरिटी आपकी हमेशा एक इंटीजर वैल्यू होगी। क्या होगी? हमेशा एक इंटीजर वैल्यू होगी। ये आपकी ना ही तो फ्रैक्शन होगी, ये आपकी ना ही तो फ्रैक्शन होगी, ना ही तो ये आपका जीरो हो सकता है, ना ही तो ये आपकी नेगेटिव हो सकती है। तो ये हमेशा एक इंटीजर वैल्यू ही रहने वाली है। तो ये सारे डिफरेंशिएट आपसे पूछे जा सकते हैं अबाउट योर मॉलिक्यूलैरिटी एंड ऑर्डर। आई होप इट्स क्लियर। क्लियर क्लियर क्लियर? बोलो जल्दी से बोलो, कोई डाउट यहां तक, कोई परेशानी? एवरीवन बोलो। सॉरी, चलो आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल अब आ जाता है हमारा, ये मैंने आपको वैसे ऑलरेडी बता दिया, कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मॉलिक्यूलैरिटी मैंने आपको बता दी है। मॉलिक्यूलैरिटी आप इसकी नहीं निकाल सकते हो, ठीक है, मॉलिक्यूलैरिटी आप लोग इसकी नहीं निकाल सकते, ठीक है बच्चों। और इसका ऑर्डर आप लोग निकाल सकते हैं, इसका आप ऑर्डर निकाल सकते हैं। और इसका ऑर्डर आप लोग कैसे निकालेंगे? ऑर्डर आप लोग इसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप से निकाल देंगे, ठीक है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप से निकाल देंगे। तो ये आप लोग की पिक्चर क्लियर हो जाती है फॉर योर कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस, ठीक है बच्चों। और इसी यहीं पर ही आपके बाकी सारे चैप्टर्स के भी वन शॉट्स प्लान है। तो पूरे के पूरे सिलेबस के फॉर योर क्लास 11th और क्लास 12th यहाँ पर हम लोग वन शॉट्स धीमे धीमे करके पूरा सिलेबस कंप्लीट कर देंगे आप लोग के एग्जाम से पहले। सो आप लोग को कंटिन्यूअसली बस सेशंस लेते रहना है, सेशंस को स्किप नहीं करना है, क्योंकि कोई भी चैप्टर स्किप करोगे तो आपका लॉस होगा। सो मेक श्योर करो हर एक चैप्टर के वन शॉट्स ले रहे हो और उसके नोट्स आप लोग प्रॉपर्ली बना रहे हैं, ठीक है। बाकी हम लोग क्वेश्चंस तो करेंगे, राइट। चलिए सो आगे बढ़ते हैं। फिर हम लोग अब आ जाते हैं आपकी मेन कहानी पे, दैट इज योर जीरो ऑर्डर रिएक्शन एंड योर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है बच्चों। सो सबसे पहले अगर मैं सब्जेक्टिव पेपर की बात करूं तो आप लोगों का यहां पर आपकी डेरिवेशन भी पूछी जा सकती है। क्या पूछी जा सकती है? डेरिवेशन भी आप लोग की पूछी जा सकती है, ठीक है। सो रेट बराबर क्या होता है? डेरिवेशन देख लेते हैं एक बार। रेट बराबर क्या है? माइनस डी ए बाई डी टी, ठीक है। अगर मैं ए कन्वर्ट हो रहा है बी में, ए बन रहा है बी में, सो रेट लिख सकते हो माइनस डी ए बाई डी टी, ठीक है। इक्वल्स टू आपका क्या है? के ए की पावर 0, के ए की पावर 0, ठीक है। ए की पावर 0 है तो भैया क्या हो गया? माइनस डी ए बाई डी टी, ठीक है, बराबर क्या हो गया यहाँ पे आपका? के, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हो? माइनस डी ए बराबर क्या है? के डी टी, ठीक है। मैथ्स आ गया अब आपका यहाँ पे। और डी ए बराबर क्या है आपका? माइनस ऑफ के डी टी। अब दोनों को अगर आप इंटीग्रेट कर रहे हो, दोनों को अगर आप इंटीग्रेट कर रहे हो तो बोलो बच्चों क्या मिलेगा? मैथ्स की बात आ गई। कितने बच्चे मैथ्स में चैंपियंस है यहाँ पे? क्या बच्चों इक्वेशन निकल कर आएगी? आपको लिमिट्स इसमें पुट करनी होगी। लिमिट्स पुट कर दो। ए नॉट से ए तक जा रही है इनिशियल कंसंट्रेशन, और 0 से टी तक जा रहा है, राइट। सो जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा ए नॉट से ए तक और के टी, है ना, के टी आ जाएगा, और प्लस आ जाएगा सी जो आपका फैक्टर होता है, और ये जाएगा 0 से टी तक, ठीक है। तो यहां से जब बच्चों आप इसमें लिमिट्स पुट कर दोगे तो आप लोगों को आपका एक्सप्रेशन क्या निकल के आएगा? एक्सप्रेशन निकल के आएगा आपका ए बराबर ए नॉट माइनस के टी इज योर एक्सप्रेशन फॉर योर इक्वेशन दैट इज योर जीरो ऑर्डर। यहां पे दिस इज योर इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। क्या होती है ये? इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये है कंसंट्रेशन लेफ्ट, याद रखना हमेशा बच्चे इसमें गड़बड़ कर देते हैं, लेफ्ट आफ्टर टाइम टी। जो ये टाइम टी है इसके बाद इट इज योर टाइम, इस टाइम के बाद कितनी कंसंट्रेशन बाकी है वो आपका ए बताता है। और ये जो के है ये आपका बच्चों क्या है? रेट कांस्टेंट। क्या है? रेट कांस्टेंट आपका हो जाता है। तो ये आपका इक्वेशन होता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, जहां से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं डायरेक्टली, न्यूमेरिकल्स आपके यहां से लगते होते हैं। तो अब किसी भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का आपको फॉर्मूला आना है, आपको ग्राफ आना है, और आपको उसकी हाफ लाइफ आनी है। क्या आना है? फॉर्मूला, ग्राफ और हाफ लाइफ। अब हम समझते हैं हाफ लाइफ क्या है। सो व्हाट इज हाफ लाइफ?
हाफ लाइफ क्या होती है? हाफ लाइफ होता है वो टाइम को टी हाफ से लिख दो जब आपका जो रिएक्टेंट है ए नॉट वो आधा हो गया, यानी कि वो ए नॉट अपॉन 2 हो गया, राइट। half life is the time period after which your concentration of reactant is reduced to half, right? So अगर आपका एक्सप्रेशन है a बराबर a नॉट माइनस के टी, ठीक बच्चों, अगर आपको ये एक्सप्रेशन है और आपको मैंने बोला कि आपका टाइम तो टी हाफ है और जो आपका a है ए नॉट कन्वर्ट हो गया ए नॉट अपॉन 2 में, यानी कि उस टाइम के बाद जो आपका ए नॉट है वो ए नॉट अपॉन 2 में कन्वर्ट हो गया, तो बचा क्या? आधा कंप्लीट हो गया, तो आधा ही तो बच रहा होगा। अगर 100 मोल्स थे, 100 में से 50 मोल्स बचे हैं, तो भाई 50 गए हैं, 50 बचे, आधा ही तो होगा। तो जो आपका ए था वो भी क्या हो जाएगा? ए नॉट अपॉन 2 ही हो जाएगा, समझ रहे हो? अगर 100 मोल्स थे मेरे पास, तो मेरे पास 50 मिनट अगर इसकी हाफ लाइफ है, तो 50 मिनट बाद ये 50 में बच रहा होगा। सो दिस इज योर ए, दिस इज योर ए नॉट, सो ए नॉट अपॉन 2 इज इक्वल्स टू योर ए। तो यहाँ पे आप एक्सप्रेशन में क्या डालोगे? ए नॉट अपॉन 2 इक्वल्स टू ए नॉट माइनस के इंटू टी हाफ, ठीक है। सो ए नॉट अपॉन 2 माइनस ए नॉट इक्वल्स टू योर, मतलब उल्टा हम लोग अगर इसको कर दें, माइनस का सिंबल इधर जाएगा, राइट। इसको अगर हम यहाँ पे लिख दें तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? ए नॉट माइनस ए नॉट अपॉन 2 इक्वल्स टू के टी हाफ। तो यहाँ से क्वेश्चन इसको सॉल्व करोगे, एलसीएम लेके क्या आएगा? ए नॉट अपॉन 2 इक्वल्स टू के टी हाफ, और यहाँ से आपका एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा? टी हाफ इक्वल्स टू ए नॉट अपॉन 2 के। सो दिस इज योर फाइनल एक्सप्रेशन फॉर योर हाफ लाइफ ऑफ योर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन आपके सामने ये आ जाएगा, राइट। सो आपको ये फॉर्मूला डायरेक्टली पूछा जाता है पेपर में क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब यहाँ से एक बात क्या समझ में आती है? योर टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। पूछा जाता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? तो आपकी इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के वो लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल निकल कर आ जाती है, समझ गए? सो क्या क्या फॉर्मूला याद रखना है? पहला फॉर्मूला आपको ये याद रखना है, ठीक है बच्चों। पहला फॉर्मूला अगर मैं बोलूं आप लोगों को, पहला फॉर्मूला आपको ये याद रखना है, और दूसरा फॉर्मूला आपको ये याद रखना है यहाँ पे, और तीसरी बात आपको यहाँ पर ये याद रखनी है, ठीक है बच्चों। 3 बातें बोली, और अब एक आखिरी बात है, वो ग्राफ जो आप लोग को याद रखना है। तो ग्राफ क्या होता है बच्चों? ये आपका जीरो ऑर्डर का ग्राफ। कैसे इसको बनाते हैं? आपका एक्सप्रेशन है ए बराबर ए नॉट माइनस के टी, ठीक है बच्चों। और आप लोग को पता है कि यार मैथ्स में इक्वेशन होती है y इक्वल्स टू सी प्लस एम एक्स, ठीक है। सो यहाँ पे आपके y एक्सिस पे क्या बन रहा है? a। इसको ऐसे कंसंट्रेशन को हम स्क्वायर ब्रैकेट में दिखाएंगे। सो y पे क्या है आपका a, ठीक है। x एक्सिस पे क्या है आपका t। तो आपका ग्राफ बन रहा है a वर्सेस t का, देखो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट a वर्सेस टाइम का, ठीक है। अब यहाँ से स्लोप क्या आ रहा है आपका? स्लोप आ रहा है माइनस के, यानी कि नेगेटिव स्लोप है, और इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या आ रही है? a नॉट आ रही है, a नॉट आ रही है। सो अगर नेगेटिव स्लोप है तो लाइन ऐसे बनती है ग्राफ की, और इंटरसेप्ट है तो ये आपका इंटरसेप्ट है, एंड दिस इंटरसेप्ट इज गिविंग द वैल्यू ऑफ a नॉट एंड द स्लोप ऑफ दिस ग्राफ इज नेगेटिव, तो ये आपका एक डिक्रीजिंग ग्राफ बनेगा। तो आप लोगों से ग्राफ पूछा जाता है कि यार जीरो ऑर्डर का बच्चों ग्राफ क्या होता है, समझ गए? बोलो सभी के सभी समझ गए? सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बस मैथ्स की इक्वेशन से आपको इसको कंपेयर करना था और आपको इसका ग्राफ बच्चों यहां से मिल जाएगा, ठीक है। क्लियर है? बढ़े हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की तरफ। ऑलराइट, सो लेट अस मूव अहेड। हम शुरू करते हैं आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। इसको भी सेम ऐसे ही निकालेंगे, माइनस डी ए बाई डी टी इक्वल्स टू क्या होता है आपका के, ए की पावर 1 है तो ये 1 ही रहेगा, राइट। सो यहां से हम लिख सकते हैं माइनस डी ए अपॉन ए, या फिर माइनस का सिंबल उधर ले जाएंगे, डी ए अपॉन ए इक्वल्स टू माइनस के डी टी। इंटीग्रेट कर देंगे दोनों साइड, तो 1 अपॉन ए का इंटीग्रेशन बच्चों क्या होता है आप लोगों को पता है? ln a होता है। क्या होता है? ln a होता है। तो यहां से क्या आ जाएगा? ln a, और यहाँ पे a नॉट से a तक वेरी करेगा, इक्वल्स टू के टी, माइनस के सिंबल के साथ 0 से t तक। तो यहां से आपका एक्सप्रेशन क्या निकल के आएगा? जब आप इसमें लिमिट्स पुट करोगे तो बोलो क्या एक्सप्रेशन निकल के आएगा बच्चों? क्या बच्चों एक्सप्रेशन निकल के आएगा? बोलो। ओके, सो यहां से आपका क्या एक्सप्रेशन निकल के आएगा? ln a अपॉन a नॉट इक्वल्स टू माइनस के टी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या आएगा? ln a नॉट माइनस ln a, तो ln a अपॉन a नॉट इक्वल्स टू माइनस के टी। सो यू हैव द एक्सप्रेशन ln a अपॉन
ए नॉट इक्वल्स टू माइनस के टी। तो अगर आपको इसको माइनस के सिंबल को हटाना है, या फिर आप क्या लिख सकते हो, जब आप एल एन हटाते हो तो ये जो भी पावर है, क्योंकि एल एन के नीचे क्या होता है, ई होता है, एक्सपोनेंशियल होता है, सो ए अपॉन ए नॉट बराबर क्या हो जाता है, ई की पावर माइनस के टी। एक एक्सप्रेशन आपका आता है ए इक्वल्स टू ए नॉट ई की पावर माइनस के टी। दिस इज योर एक्सप्रेशन, जो ओरिजिनल एक्सप्रेशन है आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। ये आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का ओरिजिनल एक्सप्रेशन होता है, ए बराबर ए नॉट ई की पावर माइनस के टी। हालांकि यहां से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते हैं, सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारा जो ये ln है इसको हम लॉग में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, लॉग में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या हो जाएगा, लॉग ए अपॉन ए नॉट इक्वल्स टू माइनस के टी अपॉन 2.303। ठीक है बच्चों। अच्छा, अगर ये माइनस का सिंबल हटाना है तो आप इसको उल्टा कर दो, लॉग ए नॉट अपॉन ए इक्वल्स टू के टी अपॉन 2.303। ये जो है फॉर्मूला, ये आप लोग यूज करोगे, यू विल यूज दिस फॉर्मूला फॉर योर कैलकुलेशन फॉर योर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हालांकि ये सारे के सारे फॉर्मूले आपके फर्स्ट ऑर्डर के हैं, लेकिन न्यूमेरिकल्स के लिए हम लोग जनरली इस रिएक्शन को, इस फॉर्मूले को प्रेफर करते हैं, क्योंकि लॉग की वैल्यूज आपको ग्राफ में या क्वेश्चंस में दी हुई होती है, तो आप लॉग के थ्रू इसको सॉल्व कर पाते हैं। क्लियर है, बोलो कोई डाउट यहां तक, जल्दी से बच्चों, क्लियर है। सो आप लोगों को ये फॉर्मुलेज याद रखने की सख्त ज्यादा जरूरत है। अच्छा, अब मैं बताती हूँ अलग अलग फॉर्मुलेज यहाँ से कैसे बनते हैं। ठीक है, अलग अलग फॉर्मुलेज हमारे बनते हैं यहाँ से कैसे, लॉग ए नॉट अपॉन ए इक्वल्स टू के टी अपॉन 2.303। इसको क्या लिख सकते हो, लॉग ए नॉट माइनस लॉग ए इक्वल्स टू के टी अपॉन 2.303। इसको क्या लिख सकते हो, लॉग ए नॉट इक्वल्स टू के टी अपॉन 2.303 प्लस लॉग ए। इसको और भी कुछ लिख सकते हो, लॉग ए जब इधर रखोगे तो इधर जाके माइनस हो जाएगा, सो लॉग ए बराबर क्या हो जाएगा, लॉग ए नॉट माइनस के टी अपॉन 2.303। ये दोनों इक्वेशंस जो है ये आपकी इस इक्वेशन से आई है। मैंने आपको क्यों बताया, क्योंकि आपसे अलग अलग ग्राफ्स पूछे जाते हैं, राइट। सो सबसे पहला ग्राफ अगर मैं बोलूं, आपसे फर्स्ट ग्राफ पूछा जाता है, लॉग ए नॉट वर्सेस ए का ग्राफ बताओ टाइम के साथ। ठीक है, तो आपको दिख रहा है कि यार लॉग ए नॉट अपॉन ए है और ये टाइम है, तो ये तो कांस्टेंट है, सो यू नो कि ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ बच्चों क्या आता है, लीनियर ग्राफ आता है। सो लॉग ए नॉट अपॉन ए का बच्चों ग्राफ टाइम के साथ आएगा लीनियर। ठीक है बच्चों, उसके बाद दूसरा ग्राफ पूछा जाता है लॉग ए नॉट वर्सेस टाइम का। ठीक है, अब देखो ये अगर y है, ये आपका क्या होगा, ये होगा mx और ये होगा c। तो यहाँ से m क्या है, k अपॉन 2.303, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू है। तो यहाँ पे आपका ग्राफ कैसे बनेगा, पॉजिटिव स्लोप के साथ बनेगा। यहाँ पे क्या आएगा, लॉग ए नॉट वर्सेस टाइम का ग्राफ है, पॉजिटिव स्लोप है, तो आपका ये ग्राफ ऐसा बनेगा क्योंकि m यहाँ पे पॉजिटिव है। दूसरा ग्राफ बनेगा आपका लॉग ए वर्सेस टाइम के बीच में, जो आपको थर्ड इक्वेशन दे रही है। सो अगर लॉग ए का ग्राफ पूछा है टाइम के साथ, तो आप देखो यहाँ पे k के आगे क्या है, माइनस है, सो यू विल गेट अ नेगेटिव स्लोप, और ये आपका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, टच नहीं होगा नीचे तक। ठीक है, नीचे तक टच नहीं होगा, ऐसा ग्राफ बनेगा। ठीक है, ये आपका ग्राफ बनेगा। सो आपके ये तीन ग्राफ्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, कोई भी वो पूछ सकता है। दिस इज योर इक्वेशन 1 जिससे ग्राफ आया है, दिस इज योर इक्वेशन 2 एंड दिस इज योर इक्वेशन 3 जिससे आप लोग का ग्राफ आया। फॉर्मूला लगाना है y इक्वल्स टू c प्लस mx से आपके तीनों ग्राफ निकल कर आ जाएंगे। ठीक है, वो मैंने आगे भी दिखा रखा है आप लोग का। सो देखो ये ग्राफ है आपका, अगर ln लॉग की जगह ln भी कर दोगे तो स्लोप में बस k के नीचे 2.303 नहीं आएगा। ठीक है, बस एक ही बात है, अगर लॉग कर रहे हो तो 2.303 से डिवाइड करना, अगर ln ले रहे हो, नेचुरल लॉग ले रहे हो, तो 2.303 से डिवाइड आप लोग को नहीं करना है। ठीक है बच्चों, कूल, एवरीथिंग कूल, चलो ऑलराइट, लेट अस मूव अहेड। ओके, एक क्वेश्चन और, ये क्वेश्चंस आप लोग को मैं घर के लिए दे रही हूँ, यानी कि मैं आपको यहाँ पे कंसेप्ट बता रही हूँ, और आपका ये होमवर्क है कि जितने भी क्वेश्चन मैं आपको ड्यूरिंग द क्लास दे रही हूँ, आप लोग इसके आंसर्स मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे, और नेक्स्ट क्लास में हम उसको बताएंगे कि किस किस बच्चे ने करेक्ट आंसर्स दिए। ठीक है बच्चों, आपको होमवर्क भी चाहिए ना, थोड़ा सा काम करना तो पड़ेगा। ठीक है, जैसे इनिशियल कंसंट्रेशन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की उसने दी है, रिएक्शन है, और ये आपका ए नॉट है, राइट, उसने आपको ए नॉट दिया हुआ है, और उसने पूछा है कि यार व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ N2O5, मतलब उसने ए भी दिया हुआ है आपसे और आपको टाइम भी दिया हुआ है। उसने आपसे पूछा है कि आप के बता दो। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, फॉर्मूला आप लोगों को पता है, लॉग ए नॉट अपॉन ए इक्वल्स टू के टी अपॉन 2.303 होता है। आपसे के निकलवाया है, ए नॉट दिया है, ए दिया है, टी दिया है। ठीक है,
हर एक बच्चा कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा बच्चों पेपर क्लास के बाद कि क्या यहाँ से आपकी के की वैल्यू आएगी, ठीक है। नॉर्मल फॉर्मूला है, फॉर्मूला लगा के आंसर सॉल्व करिएगा, ठीक है। ऑलराइट, हाफ लाइफ मैंने आप लोग को बता दिया है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या होती है, A0/2K होती है। और अगर मैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात करूं, सो यू हैव log A0/A इक्वल्स टू KT, या फिर मैं से ln की टर्म्स में करूं तो ज्यादा आप लोगों के लिए इजी रहेगा इसको समझना। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे आपका ln A0/A इक्वल्स टू KT, सो T हाफ है और A बराबर क्या हो गया, A0/2 हो गया। सो आपका ln A0/A0/2 इक्वल्स टू KT हो जाएगा, ये कट जाएगा, सो बचेगा क्या, ln2 इक्वल्स टू KT। सो योर T हाफ विल बी इक्वल्स टू ln2/K विच इज इक्वल्स टू 0.693/K, राइट। सो ये आपका फॉर्मूला है फॉर हाफ लाइफ। याद रखना है यहाँ पे आपका जीरो ऑर्डर के रिएक्शन के लिए T हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर A0 फॉर योर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। लेकिन अगर फर्स्ट ऑर्डर की बात करें तो T हाफ इज इंडिपेंडेंट, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ योर initial concentration. T half is independent of your initial concentration for your first order reaction, for your फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सो ये आप लोगों को यहाँ से डायरेक्टली बातें जो आपसे क्वेश्चन में पूछी जाती है वो ये है कि यार T हाफ आपका देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेकिन अगर मैं फर्स्ट ऑर्डर की बात करूं कहीं पे भी A0 आपका फॉर्मूले में नहीं आता है। सो आप लोगों का जो T हाफ है वो इंडिपेंडेंट होता है फॉर योर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर है बच्चों? All right, so this is what I wanted to explain to all of you. एक क्वेश्चन और आप लोग के लिए है कि आपको हाफ लाइफ बताना है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट K दिया हुआ है और आपको T हाफ बताना है। फॉर्मूला आप लोग के पास है, T हाफ क्या होता है आप लोग को पता है 0.693/K होता है। आपको K दिया हुआ है, 693 से इसको डिवाइड कर देना, आपको T हाफ निकल के आएगा एंड दैट इज गोइंग टू बी योर हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन। क्लियर है बच्चों? ऑल राइट, चलो सो यहां से हमारा एक सेक्शन कंप्लीट हो जाता है, दैट इज योर कंसंट्रेशन पे क्या डिपेंडेंस है। रेट अगर जीरो ऑर्डर है और जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट आपका -K है यानी कि इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन है। एक्सप्रेशन आपका है A इक्वल्स टू A0 - KT। ग्राफ अगर बनाओगे रेट वर्सेस टाइम का तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, हाफ लाइफ है, रेट A0/2K। अगर मैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात करूं तो एक्सप्रेशन आप लोग के क्या होंगे, A0/A लॉग के साथ याद रख लो क्योंकि यही फॉर्मूला काम आता है, KT/2.303 आपका एक्सप्रेशन आएगा, ठीक है। ग्राफ आप लोग का बनेगा और यहाँ पे हाफ लाइफ क्या आएगी 0.693/K। यूनिट क्या होती है, टाइम इनवर्स, सेकंड इनवर्स, इसका मोल लीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स। तो पूरी की पूरी कहानी एक समरी में आप लोग के सामने यहाँ पे है फॉर योर जीरो एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। तो इसके लिए आप लोग इसको नोट भी कर लो और ये PDF आप लोग ध्यान से डाउनलोड कर लीजिएगा फ्रॉम द ऐप, ठीक है बच्चों। ऑलराइट, सो लेट अस मूव अहेड सेकंड पार्ट की तरफ, दैट इज योर अच्छा एक छोटा सा सेक्शन और आता है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कुछ रिएक्शंस ना हायर ऑर्डर के रिएक्शंस होते हैं लेकिन कुछ सर्टेन कंडीशंस की वजह से वो आपके फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की तरीके से बिहेव करने लगते हैं, ठीक है। सो ऐसे रिएक्शंस को बोला जाता है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जिसका एग्जांपल है हाइड्रोलाइसिस ऑफ योर ईस्टर, ठीक है। इसमें जैसे कंडीशन क्या है कि यार ये ना एक्सेस में ले लेते हैं, अगर ये एक्सेस में ले लिया तो रिएक्शन का जो कंसंट्रेशन है, रिएक्शन केवल इस पर डिपेंड करता है। अगर इस पर डिपेंड कर रहा है तो वो केवल फर्स्ट ऑर्डर की तरीके से बिहेव करेगा, ठीक है। इसका तो कोई रोल ही नहीं होने वाला है, तो इसका कोई रोल ही नहीं होने वाला, तो कंसंट्रेशन पे डिपेंडेंस इसकी हट जाएगी और रिएक्शन आपका फर्स्ट ऑर्डर की तरीके से बिहेव करने लगेगा। तो जनरली स्यूडो ऑर्डर का बस एक तो आपसे एग्जांपल पूछा जाएगा, एक डेफिनेशन पूछी जाएगी और याद रखना कि कौन सी चीज की कंसंट्रेशन है जिससे रिएक्शन में कोई असर नहीं हो रहा। तो जो चीज आपने एक्सेस में ली है, जैसे यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस कर रहे हो तो पानी एक्सेस में लिया है, तो पानी की कंसंट्रेशन से रिएक्शन पे कोई असर नहीं आने वाला, ठीक है। सो ये हो गया हमारा यहाँ पे कंप्लीट। फिर हमारा दूसरा आ जाता है टेम्परेचर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि टेम्परेचर पे क्या डिपेंडेंस है हमारी। तो टेम्परेचर पे डिपेंडेंस आपकी क्या बताती है, अर्हेनियस इक्वेशन बताती है। क्या बताती है, अर्हेनियस इक्वेशन बताती है। क्या बोलती है अर्हेनियस इक्वेशन, इसने बोला कि ऐसा पाया गया कि फॉर केमिकल रिएक्शन जब मेरा टेम्परेचर हर बार 10 डिग्री से बढ़ाया जा रहा है तो मेरा रेट कॉन्स्टेंट नियरली डबल हो जाता है, राइट। उसने बोला कि जब मैं अपने टेम्परेचर को 10 डिग्री बढ़ाए जा रही हूँ तो मेरा जो क्या कहते हैं रेट कॉन्स्टेंट है वो भी डबल हो रहा है। सो the temperature dependence of the rate on the chemical reaction can be explained by your Arrhenius equation। तो कुल मिला के ये आपको K वर्सेस टाइम का रिलेशनशिप बताती है, रेट कांस्टेंट और टाइम। रेट कांस्टेंट केवल और केवल टाइम पे डिपेंड करता है और दूसरा एक्टिवेशन एनर्जी पे डिपेंड करता है। उसके अलावा आपका रेट कांस्टेंट कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। रेट कांस्टेंट की बात कर रही हूं मैं।
ऑलराइट, सो आपका एक्सप्रेशन क्या आता है, k बराबर क्या हो जाता है, k इज योर रेट कांस्टेंट, k इक्वल्स टू a e की पावर माइनस EA बाय RT, वेयर दिस इज योर एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है, दिस इज योर गैस कांस्टेंट, दिस इज योर टेम्परेचर एंड दिस इज योर कांस्टेंट, अर्हेनियस कांस्टेंट इसको बोल दिया जाता है, दिस इज योर अर्हेनियस कांस्टेंट बच्चों, ठीक है। सो ये आपका क्या हो जाता है, ये आपका एक्सप्रेशन है फॉर योर अर्हेनियस इक्वेशन, ठीक है, ये आपका एक्सप्रेशन है फॉर योर बच्चों अर्हेनियस इक्वेशन। क्लियर है, कूल, कोई डाउट यहां तक? जल्दी से एक बार चैट बॉक्स में अगर किसी को कोई भी डाउट है, और यार जिसने भी एक बार सेशन को लाइक नहीं किया है, सारे के सारे बच्चे एक बार मिलकर सेशन को लाइक कर दो, क्योंकि इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेशन, आपका पूरा का पूरा केमिकल काइनेटिक्स हम लोग वन शॉट में यहाँ पे कवर बच्चों कर रहे हैं, ठीक है। ऑलराइट, सो लेट अस मूव अहेड, आगे बढ़ते हैं, अर्हेनियस इक्वेशन को और थोड़ा सा समझ लेते हैं। अर्हेनियस इक्वेशन से अगर मैं बात करूं आगे के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, एक ग्राफ पूछा जाता है। इक्वेशन आप लोगों को समझ में आ गई, k इक्वल्स टू क्या है, यहाँ पे इक्वेशन आप लोगों ने समझी, यहाँ पे आपने इक्वेशन समझी क्या, कि आपका क्या है, k बराबर क्या है, a e की पावर माइनस EA बाय RT, लेकिन आप इसको सॉल्व ऐसे तो कर ही नहीं सकते हो, तो आप क्या करोगे, लॉग, पहले तो एक्सपोनेंशियल है, तो एक्सपोनेंशियल है तो आप यहाँ पे ln की टर्म्स में लिखोगे इसको, राइट, सो यू विल राइट ln k इक्वल्स टू ln a माइनस EA बाय RT। क्लियर है, और अगर लॉग की टर्म्स में लिखोगे तो log k इक्वल्स टू log a माइनस EA अपॉन 2.303 RT। तो ये दो इक्वेशंस है जिससे आप लोग अपने न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करोगे फॉर योर अर्हेनियस इक्वेशन। अगर ln की टर्म्स में लेना है तो ऊपर वाली इक्वेशन, अगर log की टर्म में लेना है तो नीचे वाली इक्वेशन, क्योंकि उसमें 2.303 से डिवाइड करना होगा। तो यहाँ से आपका पूछा जाता है ग्राफ, राइट, यहाँ से आपका पूछा जाता है ग्राफ। तो अगर मैं बात करूँ, ग्राफ आपका प्लॉट किया जाता है बाय द पोटेंशियल एनर्जी, रिएक्शन कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट्स द डायग्राम। मतलब अगर मैं यहाँ पे अगर बात करूँ, एक तो यहाँ पे मैं आपको एक ग्राफ और बताना चाहूंगी, अगर आप यहाँ पे बात करो इसकी, ऑलराइट, सो अगर ग्राफ की बात करो, यू हैव log k इक्वल्स टू log a माइनस EA अपॉन 2.303 RT, ठीक है। सो अगर आप ग्राफ बना रहे हो इसका, सो यू हैव दिस y इक्वल्स टू c प्लस mx, एंड यू कैन सी कि y एक्सिस पे क्या है बच्चों, आपका y एक्सिस पे है log k, और x एक्सिस पे क्या है बच्चों, 1 अपॉन टाइम। तो यहाँ से स्लोप क्या है, माइनस, क्या है, माइनस, सो यू विल हैव अ दिस स्लोप, और यहाँ पे स्लोप की वैल्यू होगी माइनस EA अपॉन 2.303 R, और इंटरसेप्ट क्या दे रहा होगा, log a। तो आप लोगों को यहाँ से ये वाली बातों का ध्यान रखना है, जो जो बातें मैंने आप लोगों को बताई हैं, कि यार ग्राफ आप लोग के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो आप लोगों को ग्राफ को बहुत ध्यान से फॉलो करना होगा, ठीक है बच्चों। इसके बाद अगर मैं आगे बात करूं तो आपका एक ग्राफ और आता है, दैट इज योर रिएक्शन कोऑर्डिनेट डायग्राम बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं बच्चों, रिएक्शन कोऑर्डिनेट डायग्राम बोलते हैं, ठीक है। अगर मैं ग्राफ बना रही हूँ एनर्जी के बीच में और आपका रिएक्शन के कोऑर्डिनेट्स, मतलब रिएक्शन में क्या क्या हो रहा है, तो यहाँ पर से आपको ना बहुत सारी चीजें पूछी जाती है, जैसे कि ये आपका है रिएक्टेंट, ठीक है। अब रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में बनेगा तो पहले वो एक ट्रांजिशन स्टेट में जाएगा, तो ये उठा और ये इसका एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है, तो इसे यहाँ से यहाँ जाने के लिए जो एनर्जी चाहिए, दैट इज योर एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। अब यहाँ जब ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन गया तो फिर ये डिकम्पोज होगा और आपको प्रोडक्ट्स देगा, ठीक है। सो दो टाइप की एनर्जी है अब यहाँ पे, एक तो ये है फॉरवर्ड रिएक्शन की एनर्जी, और ये है आपकी बैकवर्ड एनर्जी की, बैकवर्ड रिएक्शन की एनर्जी। इन दोनों एनर्जीज के बीच का जो गैप है, दिस इज द गैप, एंड दिस गैप इज कॉल्ड डेल्टा एच। सो डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा एच ऑफ प्रोडक्ट माइनस डेल्टा एच ऑफ रिएक्टेंट। अगर ये चीज आपकी पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, और ये पॉजिटिव कब आएगी, जब आपका डेल्टा एच ऑफ प्रोडक्ट बड़ा होगा डेल्टा एच ऑफ रिएक्टेंट से। तो रिएक्शन क्या हो जाएगा बच्चों, एंडोथर्मिक। आपसे पूछा जाता है ग्राफ बताइए एंडोथर्मिक का क्या बनेगा, तो अगर ये प्रोडक्ट, अब देखो यहाँ पे बड़ा क्या है, यहाँ पे अगर मैं एनर्जी की बात करूँ, इसको मैं इरेज कर देती हूँ। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको देखो क्या, कौन सी एनर्जी ज्यादा लग रही है, अगर मैं बोलूँ कौन सी एनर्जी यहाँ पे ज्यादा है हमारी, दिस इज इतना एनर्जी, दिस इज ज्यादा बड़ी एनर्जी क्या है, ये बड़ी है या फिर ये बड़ी है। आपको दिख रहा है कि प्रोडक्ट बड़ा है, तो जब माइनस करोगे तो प्रोडक्ट की एनर्जी बड़ी है, और प्रोडक्ट की एनर्जी अगर बड़ी है तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। सो दिस इज अ रिएक्शन ऑफ एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक का ग्राफ है। अगर उल्टा हो जाए
कि अगर आपका रिएक्टेंट बड़ा है, अगर रिएक्टेंट बड़ा हो जाएगा प्रोडक्ट से, तो बच्चों रिएक्शन क्या ग्राफ कैसा दिखेगा आपका, एक्सोथर्मिक का ग्राफ दिखेगा। क्या दिखेगा, एक्सोथर्मिक का ग्राफ आप लोग को दिखेगा। तो आपको ग्राफ से पूछा जाता है रिएक्शन एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है, तो अगर डेल्टा एच आपका पॉजिटिव है तो एंडोथर्मिक रिएक्शन है, अगर डेल्टा एच नेगेटिव है तो आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन निकल कर आ रहा होगा। क्लियर है, तो इसका आप लोग को ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, इसका आप लोग को यहाँ से ध्यान रख देना होगा। ठीक है, मतलब मैं अगर ग्राफ बोलूं तो आपका एंडोथर्मिक का कुछ ग्राफ ऐसा होगा, एंडोथर्मिक में प्रोडक्ट बड़ा है, सो दिस इज योर एंडोथर्मिक का ग्राफ। ठीक है, और अगर एक्सोथर्मिक की बात की जाए तो आपका एक्सोथर्मिक में रिएक्टेंट बड़ा होगा, सो आपका ये ग्राफ ऐसा कुछ आएगा, क्योंकि ये आपके रिएक्टेंट्स है और ये आपका प्रोडक्ट है, ये आपके रिएक्टेंट्स है, ये आपका प्रोडक्ट है, और इनके बीच का गैप आपका डेल्टा एच होगा। डेल्टा एच अगर पॉजिटिव है तो एंडोथर्मिक है, यहाँ पे डेल्टा एच आपका क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, और डेल्टा एच अगर नेगेटिव है तो वह एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहा होगा। तो दोनों ग्राफों का ध्यान रख लेना है। ठीक है बच्चों, अब लास्ट में आपसे पूछा जाता है अर्हेनियस इक्वेशन को यूज करके ना हम लोग, ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि ग्राफ आप लोग का आएगा यहाँ से। ठीक है, और वो ग्राफ मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर रखा है। लास्ट में आपका आता है टेम्परेचर के ऊपर, मतलब हम ना एक्टिवेशन एनर्जी को कैसे निकाल सकते हैं। अगर हमने दो रेट कांस्टेंट लिए हैं, ऑब्वियसली दो टेम्परेचर है तो दो रेट कांस्टेंट आएंगे, तो अगर दो इक्वेशंस को मैं जोड़ देती हूँ तो मेरे को उनका डिफरेंस से आपको क्या मिल जाता है, एक्टिवेशन एनर्जी मिल जाती है, जिसका फॉर्मूला आप लोग को पता होना चाहिए कि आपको पता है ln k इक्वल्स टू माइनस ई अपॉन RT1 प्लस ln A। ठीक है, टेम्परेचर 2 पे सिमिलरली एक टेम्परेचर 1 है, टेम्परेचर 2 है, अगर टेम्परेचर 2 माइनस टेम्परेचर 1 करो, K2 माइनस K1 करो, तो ये दोनों एक्सप्रेशन भी माइनस हो जाएंगे। जब ये माइनस में जा रहे हैं तो ln K2 अपॉन K1 हो जाएगा E अपॉन R 1/T1 माइनस 1/T2। तो आपको फॉर्मूला याद रखना है क्या, कि log K2 अपॉन K1 इक्वल्स टू EA अपॉन 2.303 R 1/T1 माइनस 1/T2। ठीक है, अगर ln की टर्म्स में है तो ln K2 अपॉन K1 बराबर क्या हो जाएगा, EA अपॉन 2.303 R 1/T1 माइनस 1/T2। तो ये पता है कैसे याद रखना, जैसे K2 अगर ऊपर है तो यहाँ पे इसका उल्टा आगे रहेगा। ठीक है, K2 अगर ऊपर है तो इसका उल्टा आगे रहेगा। तो ये दोनों फॉर्मुलेज हैं। जब हमारे को K1 और K2 देता है, वो बोलता है कि टेम्परेचर अगर 25 डिग्री सेल्सियस है तो मेरा रेट कॉन्स्टेंट K है, अगर टेम्परेचर मेरा 35 डिग्री सेल्सियस हो गया तो मेरा रेट कॉन्स्टेंट डबल हो गया, तो 2K हो गया। तो आप लोग को एक्टिवेशन एनर्जी वो पूछ लेगा, तो आपको यहाँ K में आंसर रखोगे, K की जगह K रखोगे और K2 की जगह 2K रखोगे, कट जाएगा, 2 बचेगा, और T1 T2 की वैल्यू दी है तो यहाँ से आप लोग EA निकाल लोगे। R गैस कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू आप लोग 8.314 रख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग एक्टिवेशन एनर्जी निकाल सकते हैं। एक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आप लोग को फॉर्मुलेज, मतलब बेसिकली मैं केमिकल काइनेटिक्स की बात करूँ तो आप लोग को यहाँ से फॉर्मुलेज याद रखने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। ठीक है, फिर आखिरी एक कंसेप्ट आता है कैटलिस्ट का। तो कैटलिस्ट के बारे में कुछ कुछ बातें जो आपको याद रखनी है। कैटलिस्ट वो सब्सटेंस है जो रिएक्शन के रेट को बढ़ाएगा विदाउट खुद से, मतलब खुद से कभी रिएक्शन का पार्ट नहीं होगा, बट वो रिएक्शन के रेट को हमेशा इंक्रीज कर देगा। क्या कर देगा, रिएक्शन के रेट को हमेशा इंक्रीज कर देगा। ठीक है, अ वर्ड कैटलिस्ट शुड नॉट बी यूज्ड। अगर देखो, अब रिएक्शन को रेट को इंक्रीज भी कर सकता है और घटा भी सकता है। अगर रिएक्शन के रेट को इंक्रीज कर रहा है तो उसको कैटलिस्ट बोला जाएगा, लेकिन अगर वो रिएक्शन के रेट को घटा रहा है तो उसकी जगह आप लोग कैटलिस्ट वर्ड यूज ना करके इनहिबिटर वर्ड यूज करोगे। क्या यूज करोगे, इनहिबिटर वर्ड यूज करोगे। और कैसे रिएक्शन के रेट को बढ़ा रहा है या कम कर रहा है, ये आपको कौन सी थ्योरी बताती है, कॉम्प्लेक्स इंटरमीडिएट थ्योरी बताती है। क्या बताती है ये, कि ये जो आपका रिएक्शन के रिएक्टेंट है, ये आपका इसका ट्रांजिशन स्टेट है और ये इसके प्रोडक्ट्स हैं। तो जब एक कैटलिस्ट आएगा रिएक्शन में तो पहले ओरिजिनल पाथ था रिएक्शन का ये, लेकिन जैसे ही कैटलिस्ट रिएक्शन में आएगा तो एक ये ऑल्टरनेट पाथवे देगा, दिस इज द ऑल्टरनेट पाथवे, और ऑल्टरनेट पाथवे देके ये एक्टिवेशन एनर्जी को कम करेगा। सो व्हाट डज अ कैटलिस्ट डू, कैटलिस्ट दो काम करता है, एक ऑल्टरनेट पाथवे देता है रिएक्शन को, क्या देता है, ऑल्टरनेट पाथवे देता है रिएक्शन को, और दूसरी चीज क्या करता है, आपकी एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करता है। और जब भी एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी आपका रेट जो है रिएक्शन का बढ़ेगा। समझो कैसे, फॉर एग्जांपल एक पार्क था, ठीक है, और आपको बोला यार आप यहाँ से दौड़ना शुरू करे हो, आपको यहाँ पे जाना है, ठीक है, तो आप दौड़ रहे हो और यहाँ पे पहुंचे हो, ठीक है। पहले तो आपने ये किया, ऑब्वियसली इसमें ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन कैटलिस्ट आया, उसने थोड़ा दिमाग दिया, उसने बोला भाई तुम बड़ा काम क्यों कर रहे हो, शॉर्टकट पकड़ो, तो कहेगा बेटा तुम सीधा चले जाओ,
ठीक है। तो उसने क्या किया, ऑल्टरनेट पाथवे दिया, और ऑब्वियस सी बात है ये छोटा रास्ता है तो यहाँ पे कम टाइम लगेगा, और टाइम कम लगेगा तो स्पीड बढ़ेगी, यानी कि रेट बढ़ेगा। तो यहाँ पे भी इसने इसको एक शॉर्टकट दिया कि भाई तुम इधर से चले जाओ, उधर से लंबा घूम के मत जाओ, नीचे से चले जाओ। तो ऐसे ही आपका एक कैटलिस्ट काम करता है, क्या करता है, ऑल्टरनेट पाथवे देगा और उससे आपकी एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगी और रिजल्टेंटली आपका रेट बढ़ जाएगा। तो कैटलिस्ट का याद रखना है, दो काम करेगा, ऑल्टरनेट पाथवे देगा और आप लोग की एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देगा। ठीक है बच्चों, सो ये काम है आपका कैटलिस्ट का। ठीक है, ऑलराइट। उसके बाद बहुत आखिरी टॉपिक है कोलिजन थ्योरी का। कोलिजन थ्योरी हालांकि बहुत ज्यादा डिटेल में पूछी नहीं जाती है, बट मेन बात जो आपको याद रखनी है, जैसे कि मैंने मॉलिक्यूलरिटी में आप लोग को बताया था कि कोई भी रिएक्शन तब होगा जब आपके इफेक्टिव कोलिजन्स होंगे, यानी कि दो मॉलिक्यूल्स आपस में टकराएंगे। तो कोलिजन थ्योरी यही आप लोग को बताती है। क्या बताती है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को हम हार्ड स्फीयर्स मान के चलते हैं, और इसने बोला कि रिएक्शन तभी होगा जब मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे से कोलाइड करेंगे या टकराएंगे। The number of collision per second is known per unit volume of the reaction mixture is known as collision frequency, यानी कि एक सेकंड में कितने कोलिजन हो रहे हैं वो उस रिएक्शन की कोलिजन फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। और another factor which affects the chemical reaction is the activation energy, जो हमने बोला। अब जैसे ये जब रिएक्शन है, जब आपको CO2 बनाना है तो आपको ऑक्सीजन को कार्बन के साथ अटैक करवाना है। आप देखो यहाँ पे ऑक्सीजन ऑक्सीजन से अटैक कर रहा है तो रिएक्शन नहीं हो रहा है, लेकिन जब ऑक्सीजन को कार्बन से अटैक करवाया तो आपका CO2 बन गया। तो यहाँ पे एक पिक्चर में क्या आया वर्ड, ओरिएंटेशन। अगर आपके दो मॉलिक्यूल्स के ओरिएंटेशन करेक्ट है तो आपका रिएक्शन हो पाएगा। ये बोलती है कोलिजन थ्योरी। क्या है, दो पोस्टुलेट्स। व्हाट इज द डेफिनेशन, डेफिनेशन देती है किसकी, इफेक्टिव कोलिजन्स की। व्हाट इज इफेक्टिव कोलिजन, इफेक्टिव कोलिजन क्या होता है, इफेक्टिव कोलिजन्स उन कोलिजन्स को बोलेंगे, सबसे पहले उन मॉलिक्यूल्स के पास एक काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए जब वो आपस में टकरा रहे हैं। दो चीजें होनी चाहिए उनके पास, सबसे पहला एक सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए। अगर वो टकरा रहे हैं तो एनर्जी चाहिए, भाई एनर्जी नहीं है तो क्या ही टकराएंगे। तो हर मॉलिक्यूल अगर उसको इफेक्टिव कोलिजन में कन्वर्ट करना है अपने कोलिजन को, तो उसके पास सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए, जिसको हम थ्रेशोल्ड एनर्जी भी बोल देते हैं, पहली बात। और दूसरी बात, उसकी ओरिएंटेशन प्रॉपर होनी चाहिए। जैसे मैंने अभी CO2 को दिखाया था, अगर OO आपस में कोलाइड करेगा तो CO2 नहीं बनेगा, अगर कार्बन और ऑक्सीजन आपस में कोलाइड करेगा तो आप लोग का CO2 बन जाएगा। ठीक है बच्चों, सो आप लोगों को दो पॉइंट्स याद रखने हैं कि एक तो आपके पास क्या होनी चाहिए, सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए, और दूसरा आप लोग के पास क्या होना चाहिए, प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए। अगर आपके पास ये दोनों चीजें हैं, अगर आपके पास ये दोनों चीजें हैं तो कोलिजन आपका इफेक्टिव कोलिजन कहलाएगा और वो आपको प्रोडक्ट्स दे देगा। अगर इनमें से एक भी चीज नहीं है तो कोलिजन आप लोग का इफेक्टिव कोलिजन नहीं कहलाएगा और वो आपको प्रोडक्ट्स नहीं देगा, राइट। सो with that is the proper end of this chapter। तो एक क्विक समरी में मैं बोलूंगी आप लोग को क्या क्या याद रखना है। ठीक है, सबसे पहले हमने पढ़ा एवरेज रेट का एक्सप्रेशन, तो आपको एवरेज रेट का एक्सप्रेशन लिखना आना चाहिए। सेकंड बात, आप लोगों ने पढ़ा रेट दो चीज पे डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन और टेम्परेचर पे। कंसंट्रेशन पे आप पढ़ते हो रेट लॉ को, रेट लॉ बताता है रेट आपका डिपेंडेंट है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। ठीक है, फिर तीसरा कंसेप्ट है ऑर्डर का। ऑर्डर आपको पता है कि पावर, कंसंट्रेशन की पावर का जो सम है उसको आप ऑर्डर बोलोगे, जो कि 0, 1 और आपका फ्रैक्शन हो सकता है। फिर आई मॉलिक्यूलरिटी। मॉलिक्यूलरिटी केवल और केवल सिंपल रिएक्शंस के लिए, एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए निकाल सकते हो, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए नहीं निकाल सकते हो। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का ऑर्डर निकाल सकते हो बाय द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। उसके बाद आपने जीरो ऑर्डर रिएक्शन पढ़ा, उसका फॉर्मूला, उसकी हाफ लाइफ, उसका ग्राफ। सिमिलरली फर्स्ट ऑर्डर, उसका फॉर्मूला, उसकी हाफ लाइफ, उसका ग्राफ। थर्ड चीज आपने उसके बाद पढ़ी, हमने फिर शुरू कर दिया था आप लोग का स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जहां पे आपका हायर ऑर्डर के रिएक्शन है जो कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की तरीके से बिहेव करता है ड्यू टू सर्टेन फिजिकल कंडीशंस। उसके बाद हमने पढ़ी अरहेनियस इक्वेशन, अरहेनियस इक्वेशन का फॉर्मूला, उसका ग्राफ। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा आप लोगों का दो टेम्परेचर पे आप अरहेनियस इक्वेशन को यूज करके कैसे एक्टिवेशन एनर्जी निकालोगे। देन लास्टली वी स्टडीड अबाउट योर कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होते हैं, कैटलिस्ट रिएक्शन के रेट को बढ़ाते हैं, कैसे बढ़ाते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके और ऑल्टरनेटिव पाथवे देकर। और लास्ट ऑफ ऑल हमने पढ़ा कोलिजन थ्योरी। कोलिजन थ्योरी बताती है कि इफेक्टिव कोलिजन्स वही होंगे जिनके पास सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी होगी रिएक्शन को कन्वर्ट करने के लिए, अलोंग विद प्रॉपर ओरिएंटेशन होगी, तभी आप लोग के रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। सो बच्चों, ये थी हमारी पूरी की पूरी समरी फॉर केमिकल काइनेटिक्स। जैसे उसने बताया रेट आपका कंसंट्रेशन और टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है अकॉर्डिंग टू योर रेट एक्सप्रेशन एंड अकॉर्डिंग टू योर अरहेनियस इक्वेशन। सो विद दैट वी हैव कम टू द एंड ऑफ द चैप्टर। जल्दी से चैट बॉक्स में बताइए समझ में आया, आप लोगों को मजा आया?
राइट और जिसने भी एक बार सेशन को लाइक नहीं करा जल्दी से एक बार सेशन को लाइक कर दो, अपने दोस्तों को शेयर करना। अगला वन शॉट लेके बहुत जल्दी आऊंगी, क्वेश्चंस भी आप लोग के लिए लेकर आऊंगी इस चैप्टर के। और हाँ, जो जो क्वेश्चंस मैंने आप लोग को यहाँ पे बताए हैं, क्वेश्चन अभी दिए हैं, सभी लोग इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और मेरे पास कमेंट बॉक्स में आंसर डालेंगे। अगले सेशन में उन क्वेश्चंस के आंसर्स मैं आप लोग को दूंगी। और अगर आप लोग को सेशन पसंद आया तो सारे के सारे बच्चे जल्दी से मेरे को कमेंट बॉक्स में जैसे ही मैं सेशन एंड करूंगी येलो हार्ट्स आप डालोगे, ताकि मेरे को लगे कि यार आप लोगों ने इंजॉय किया और आप लोग को चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया। ठीक है बच्चों? All right, so should I leave? Yes. All right. So I will be leaving and I will be coming back again with all of you एक नए चैप्टर के साथ और इस चैप्टर के क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, तो जल्दी से सारे के सारे बच्चे सेशन को लाइक कर दो, शेयर कर देना दोस्तों से, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लेना, क्योंकि बहुत सारे वन शॉट्स हम लोग हर एक चैप्टर के आप लोग के लिए लेकर आ रहे हैं। तो पढ़ते रहिए, कनेक्टेड रहिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।